त्योहार का दिन था और घर पे सजावट हो रही थी। तभी चेंग आया शानबाओ को बताने कि बड़े बड़े घराने से तोहफे आए हैं। मैडम रोंग ने उसे कहा है हर एक को थैंक यू नोट लिखने। साथ ही वो बताता है कैसे यांग तांग इन दिनों मैडम रोंग से मिलने चौंगसी हॉल कुछ ज्यादा ही जाने लगा है। एक दफा तो उसने अपने घर का बावर्ची लाया और उसके हाथों एक खास व्यंजन बनवाया जो मैडम रोंग को काफी मजेदार लगा। उसके बाद से इतांग उन्हें अच्छा लड़का लगने लगा है। ये सुनकर शानबाओ को शक होता है कि जरूर इतांग किसी मकसद की वजह से मैडम रोंग के दिल में अपने लिए जगह बना रहा है। तभी फूशेंग आया और उसने चेंग को दूर से शानबाओ की ओर टिकटिकी लगाते हुए देखा। वो जलने लगा और जाकर सीधे शानबाओ के पास बैठ गया। उसने भी उसे अपने हाथों से बैर खिलाया और फूशेंग ने भी उसे पंखा किया। ये सब देखकर चेंग जल भुन गया और वहाँ से चला गया। शानबाओ ने 3 लोगों को थैंक यू नोट्स लिख दिया होता है, बाकी के वो फूशेंग को लिखने देती है। तभी एक नौकरानी आकर बताती है बागात से आई है अपने साथ कुछ मेहमानों को लेकर जिनके स्वागत करने के लिए। शानबाओ फूशेंग को अपने चेम्बर में अकेले छोड़कर चली जाती है। उधर वेन शानबाओ के लिए तोहफे अपने हाथों से तैयार कर रहा था। तभी इतांग आया उसे उकसाने के लिए। बताया कि वो जब फूशेंग को शुक्रिया कहने के लिए भेंट लेकर उसके कमरे गया तो मालूम पड़ा वो हुआलियान कोर्टयार्ड में शिफ्ट हो गया है। उसे लग रहा है शानबाओ उसके साथ मैरिज ट्रायल में रहकर देखना चाहती है वो उसके लायक है भी या नहीं, जैसे कि रोंग घराने में होता आया है। अगर इन कुछ दिनों में दोनों के रिश्ते में मिठास और समझ बूझ रही तो शानबाओ फूशेंग से अपनी शादी पक्की कर लेगी, वरना वर को तोहफे और पैसे देकर वापस भेज दिया जाएगा। वो उसे जला भुनाकर वहाँ से निकल गया और इधर वेन ने गुस्से में सारा तोहफा फेंक दिया। उसके नौकर ने उसे समझाया अपना आपा ना खोने, ये इतांग जानकर उसे भड़का रहा है। उसने उसे दिलासा दिया उसका शानबाओ के साथ पुराना रिश्ता है, ये इतनी आसानी से नहीं मिटेगा। अगर धैर्य रखा जाए तो एक न एक दिन शानबाओ को उसकी कदर जरूर होगी। वही फूशेंग सोचने लगता है शानबाओ की कही बात के इस कमरे में एक गुप्त रास्ता है, पर फूशेंग को लगता है शायद उसमें कोई खजाना नहीं बल्कि कोई इंसान हो। उसे शक होता है कहीं न कहीं शानबाओ लेडी यांग को छुपा तो नहीं रही ना, इसलिए वो नॉब की तरफ आगे बढ़ता है और तहखाने से शानबाओ उसे देखती है। पर फूशेंग दरवाजा खोलने की कोशिश नहीं करता बल्कि संदूक से एक ब्रश उठाता है और वापस अपने काम में लग जाता है और इस तरह से वो शानबाओ के इम्तिहान में खरा उतरता है। थोड़ी देर में कुछ नौकर और जुंदाई फूशेंग को अपने साथ ले जाते हैं और उसे जैस्मिन की खुशबू और फूलों से स्नान कराते हैं और रात तक शानबाओ के कमरे में धकेल देते हैं। उसे थोड़ी शर्म आ रही थी, साथ ही उसका शानबाओ के करीब जाना सही नहीं लग रहा था क्योंकि उसे लगता है वो अब भी उसे धोखा दे रहा है अपने यहाँ आने का सच छुपाकर। लेकिन अभी शानबाओ उसे अपने पास दिया लेकर बुलाती है और कहती है कि बिस्तर में शिव ने गलती से एक सुई छोड़ दिया, इसे ढूंढे बिना वो सो नहीं सकती वरना उसे चुभ जाएगी। फूशेंग धीरे धीरे उसकी ओर जाता है, तभी शानबाओ उसे खींचकर बिस्तर में गिरा देती है और उसके कानों के करीब जाकर बताती है नॉब को दाईं तरफ घुमाने से किसी की जान ली जा सकती है और बाएं तरफ घुमाने से खुद को बचाया जा सकता है। फूशेंग को यकीन नहीं होता शानबाओ उसे इतना बड़ा राज बता रही है। शानबाओ कहती है कि वो उसे बाकियों से महफूज रख रही है, इसीलिए उसने उसे इतना बड़ा राज बताया। फिर वो कहती है कि आज के बाद से वो अपने और उसके दरमियान कोई शक कोई राज नहीं चाहती। फिर उसके करीब जाने लगती है और फूशेंग के अरमान जगाकर उसे लात मारकर नीचे कर देती है और बोलती है आज फर्श पे ही सो जाने, कल से वो उसका बिस्तर का इंतजाम करवा देगी। बेचारे की सख्त फर्श पे सोने से कमर अकड़ जाता है और यहाँ जुंदाई को लगता है कि उसके मालिक में क्षमता नहीं है, वो बड़ा ही कमजोर निकला। पर फूशेंग उससे पूछता है उसने मैडम यांग की कद कामत बताकर उसके बारे में पता लगाने का काम दिया था, वो हुआ या नहीं। जुंदाई ने बताया उसने मालूम किया रोंग परिवार को सर्व करने वाली सारी नौकरानियां पीढ़ी दर पीढ़ी से काम कर रही है, पर यांग की तरह कोई उसे मिली नहीं। फूशेंग को भी यकीन होता है शायद वो इस मैंशन में नहीं है क्योंकि पिछली बार लांग ने यहाँ सबूत ढूंढने के बहाने से एक एक कोना छाना था पर उसके हाथ कुछ आया नहीं था। फूशेंग को इतना तो पता चल गया है लेडी यांग के हर पहेली की चाबी शानबाओ के पास ही हो सकती है। उसके दिमाग में कुछ आता है और वो घोड़े लेकर रिटर्न गिफ्ट देने खुद निकल जाता है। रास्ते में उस पे बाकियों की नजर पड़ती है और उनमें से एक सुशोंग का मुंशी चिंग भी होता है जो उसे जिंदा देखकर अपने मालिक को खबर करने जाता है जहाँ पहले से लांग बैठा हुआ था, उनसे बातचीत कर रहा था। वो इल्जाम लगाता है लांग जरूर उन्हें धोखा दे रहा है वरना वो पिछली बार रोंग मैंशन एक कत्ल के सिलसिले में गया और जियांग लाई को देख कर भी खबरें नहीं की जो रोंग परिवार का होने वाला दामाद है। पर सुशोंग ने बताया लांग ने उन्हें इस बारे में पहले ही खबरें दे दी थी कि जियांग लाई को अपने बारे में कुछ भी याद नहीं है। लांग ने भी बोला
उसने उसे रास्ते से हटाने के बारे में सोचा था, पर वो अभी रोंग घराने के छत्रों छाया में है, जिनका लिंगजी में बहुत दबदबा है। उनका एक गलत कदम उन पे ही भारी पड़ सकता है। जिंग ने बोला जियांगलाई के जिंदा रहने से उन सबको खतरा हो सकता है, इसलिए सुशोंग ने एक योजना बनाई कि किसी तरह से जियांगलाई को रोंग नाम के बिल से निकालना ही होगा, तब उनके लिए उसे मारना आसान हो जाएगा। लेकिन सुशोंग बड़ा चालाक था, उसने लांग को भेजा कर इस बारे में जिंग के साथ प्लान बनाया। ड्रैगन बोट फेस्टिवल के दिन रोंग सिस्टर्स और मैडम रोंग बागीचे में बैठे होते हैं, तभी युनशी यूनिन को कहती है शानबाओ से सुलह कर लेने। उसने युनवान के गम में उसे कुछ भी बोल दिया होगा, वरना वो अपनी सगी बहन के साथ ऐसा सुलूक क्यों करे भला। शिन शानबाओ से कहती है इसका फिर से शुरू हो गया, दादी के सामने नाटक करने से बाज नहीं आती, अपने आप को अच्छी दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ती। अब अगर तुमने यूनिन से सुलह नहीं की तो सबके सामने तुम ही बुरी बन जाओगी। तभी यूनिन आई शानबाओ से माफी मांगी। यूने भी शानबाओ पे दबाव डालने लगी कि जब यूनिन दिल से माफी मांग रही है तो उसे भी बड़प्पन दिखाना चाहिए, इससे पहले कि युनशी भी दिखावा करे। शानबाओ ने यूनिन को अपने साथ चेस खेलने के लिए बैठा लिया और हारने पे 1 कप वाइन पीने की सजा रखी। यूनिन ने जोश में चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन एक के बाद एक हर मैच में वो शानबाओ से हारती गई और वाइन का प्याला पीती गई। जब युनशी बोल उठी उसका ऐसे खेल को गंभीरता से लेना उचित नहीं, तो शानबाओ ने बोला चुनौती में हार जीत होती ही रहती है, अगर हार स्वीकार नहीं कर सकते तो खेल में उतरने की जरूरत ही नहीं है। युनशु ने भी कहा ऐसे खेल त्योहारों में तो खेले ही जाते हैं, इसी तरह से तो मेल मिलाप बढ़ता है। शानबाओ ने इसी बात पे युनशी को अगली गेम के लिए चैलेंज किया और उसे भी अपना इमेज बचाने के लिए वहाँ बैठना ही पड़ा। यहाँ मैडम रोंग भी संगीत का मजा ले रही थी। फिर वो अपने कमरे में चली गई, पर फुशेंग की जिंदगी में तूफान मैंशन के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। एक औरत 3 बच्चों के साथ डेरा जमाए हुए थी। फुशेंग को देखते ही बच्चे उसे पिता कहने लगे और औरत ने भी दावा किया कि वो उसका पति है। यहाँ युनशी शानबाओ से कहने लगी सारी गलती हेई की थी, उसी ने सभी बहनों के रिश्ते में फूट डाला और युनवान को भी मार दिया। वो शानबाओ से माफी मांगती है और वाइन के 3 बड़े प्याले पी लेती है। तभी शिव ने बाहर के हंगामे की खबरें शानबाओ को दी। उसने जाते हुए अपनी बहनों से कहा अब तक वो सबकी गलतियों को दिल पे नहीं ले रही थी, लेकिन इस बार बात युनवान तक आ गई है, इसलिए अब से अगर किसी ने लाइन क्रॉस की तो वो दिल से सोचने से पहले दिमाग से काम लेगी। बाकी सब भी उसके पीछे तमाशा देखने जाती है। जैसे ही शानबाओ बाहर आई वो अनजान औरत उसके कदमों में गिर गई और कहने लगी वो उससे उसके पति को ना छीने, उसके बिना वो जी नहीं पाएगी। फुशिंग ने कहा ये औरत झूठी है, ना ही ये उसकी पत्नी है, ना ही ये बच्चे उसके हैं। तभी युनशी बोल उठी शानबाओ के साथ फुशिंग ने धोखा किया, शादीशुदा होकर भी खुद को सिंगल बताया, उसे तो मैरिज फ्रॉड के लिए अथॉरिटीज के हवाले कर देना चाहिए। यूने भी बोल उठी शानबाओ तो इंसाफ पसंद है, वो उस औरत का घर तोड़कर अपना घर नहीं बसाएगी। शानबाओ ने पूछा उसके पास क्या सबूत है, फुशिंग ही उसका पति है। उसने कहा फुशिंग के छाती पे एक लाल रंग का तिल है, चाहे तो वो चेक करवा सकती है। वहाँ जमी भीड़ ने भी औरत का साथ दिया और कहा फुशिंग को जांच करने पर शानबाओ उसके कपड़े भरी महफिल में नहीं उतारती, वो सीधे जुंदाई से पूछती है। जो फुशिंग का पर्सनल अटेंडेंट है वो झूठ बोलकर सजा पाने के डर से सच बता ही देता है कि फुशिंग के चेस्ट पे लाल रंग की तिल वाकई है। ये सुनते ही शानबाओ अपना मुंह फेर लेती है और रोंग मैंशन का दरवाजा उसके लिए बंद कर देती है और उसके झूठे बीवी बच्चे उसे अपने साथ घर चलने को बोलते हैं। मैंशन के अंदर शिव फुशिंग के सारे सामानों को फेंक देती है और जुंदाई से कहती है सबको जलाकर राख कर देने। वहीं बाइनशिंग शानबाओ से फुशिंग को लेकर बात करने आता है, साथ यान भी होता है, लेकिन किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। शानबाओ कुछ वक्त के लिए अकेले रहना चाहती थी। बाइनशिंग को पूरा यकीन है फुशिंग को फंसाया जा रहा है। जो इंसान शानबाओ की जान कई बार बचा चुका है खुद उसे निर्दोष साबित करने के लिए आगे आया। जब सब पीछे हट गए थे वो इंसान बीवी बच्चे रख कर सबके आंखों में धूल झोंक नहीं सकता। वेन उसे कहता है प्लान के मुताबिक एकेडमी वापस चले जाने और तैयारी करने ताकि अगले साल वो एम्पेरियल एग्जाम में बैठ सके, और फुशिंग के बारे में पक्ष लेने से साफ मना कर दिया। पर बाइनशिंग जिद पे अड़ा रहा और फुशिंग को ढूंढने के लिए निकल पड़ा, पर उसे यान ने समझाया उसका अभी एकेडमी लौट जाना ही बेहतर होगा ताकि वो पढ़ाई में दिल लगाए और युनशु के लिए एक सही वर साबित हो सके। बाकी फुशिंग के मामले को वो देख लेगा, वो किसी भी तरह उसे बदनाम नहीं होने देगा, क्योंकि उसे भी लगता है फुशिंग पे आरोप लगाया जा रहा है। उन दोनों को उसका पक्ष लेता देख वेन को अच्छा नहीं लगता और वो फुशिंग के खिलाफ बहुत बुरी बुरी बातें बोलने लगता है। ये सब सुन रही शानबाओ, जिसने कई बार वेन के घर आने में खत भेजे हैं ताकि वो लोग उसे यहाँ से लेकर जाएं, पर वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। उसे यकीन है वेन की माँ उसका खत रोक रही है, इसीलिए वो अपनी नौकरानी से कहती है किसी को पर्सनली एक खत के साथ वहाँ भेजने और कहने के वो
वो यांग को यहाँ से वापस ले जाए। वहीं फुशेंग उस औरत के साथ उसके घर आ जाता है। बच्चे माँ के कहने पे उसे रोटी देते हैं खाने के लिए और फुशेंग भी एक टुकड़ा ले लेता है। कुछ देर बाद वो बेहोश हो जाता है। औरत बार बार उसे चेक करती है पर फुशेंग हिलता भी नहीं है, इसीलिए वो जल्दी से चिंग को बुलाती है जो उसे काम के बदले इनाम देकर रवाना कर देता है और अपने बाकी आदमियों की मदद से घर के चारों कोने मिट्टी का तेल छिड़कवाता है और एक चाकू लेकर फुशेंग का काम तमाम करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन ऐन वक्त पे फुशेंग उठ खड़ा होता है और उससे अपना बचाव कर लेता है। तभी जुनदाई महल के गार्ड्स के साथ चिंग को पकड़ लेता है। शानबाओ अंदर आती है। दरअसल उसने मैंशन के बाहर फुशेंग को एक सिग्नल दिया था और वो उसका इशारा समझ गया। उसके बाद चिंग को रॉन्ग मैंशन के एक कमरे में कैद कर दिया जाता है और उसकी अच्छे से पिटाई की जाती है पर वो अपना मुंह नहीं खोलता। लेकिन फुशेंग जानता है उसकी जान लेने वाला सुशोंग है। भले ही वो उसकी नजरों में चुपता है पर इसके लिए वो उस जैसे इंपीरियल इंस्पेक्टर की जान लेकर खुद को बड़े खतरे में डाल दे, ऐसा तो हो नहीं सकता। उसे पूरा यकीन है सुशोंग इसलिए उसे मारना चाहता है क्योंकि वो वेई फैमिली का केस फिर से ओपन करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ तक कि कॉफिन भी खुलाने वाला था। उसे शक है जरूर उसका उस केस से कोई लेना देना है, इसीलिए उसने पहले भी कई मैजिस्ट्रेट को मारा है जो इस केस के इंचार्ज थे। फिलहाल के लिए उसका चिंग को यही रोज मार के साथ खाना खिलाकर जिंदा रखने का प्लान है। दूसरी तरफ सुसोंग को खबर मिलती है चिंग और फुशेंग गायब है। वो रॉन्ग मैंशन में है। लांग ने सुझाव दिया उसका जिंदा रहना उनके लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। उन्हें किसी भी तरह से उसे रॉन्ग मैंशन से बाहर निकलवा कर जान से मारना ही होगा। सुसोंग भी रॉन्ग फैमिली से तंग आ चुका था। वो उसे इज्जत ही नहीं देते, हल्के में लेते हैं। उसने सोच लिया इस बार अपने दुश्मन के साथ साथ रॉन्ग घराने को भी बर्बाद कर देगा। इधर रात काफी हो चुकी थी। तेज बारिश हो रही थी जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। शानबाओ बागात से वापस नहीं लौटी तो फुशेंग को फिक्र होने लगी। वो उसे लाने के लिए बाहर निकला पर तभी शानबाओ वापस आ गई। वो पूरी तरह भीग चुकी थी। उसने जल्दी से उसे कपड़े बदलने को बोला। नौकरानी से कहा हाकिम को बुलाने और जुंदाई को बोला गर्म चाय तैयार करने। पर शानबाओ को सिर्फ टी प्लांटेशन की फिक्र थी क्योंकि बारिश लगातार कई दिनों से हो रही है। उसके पहले से होशियार होने के कारण अब तक चाय के पौधे सही सलामत है, लेकिन उसे डर है अगर मौसम ऐसे ही रहा तो सैलाब आ सकता है और सारी चाय की पत्तियां खराब हो सकती है। फुशेंग ने बोला वो हमेशा सबकी उम्मीदों पे खरा उतरने और खुद को साबित करने के लिए अपनी परवाह किए बिना चाय की काश्त की देखरेख करती है, जबकि उसे बदले में बहनों के ताने गैरों से धोखा ही मिलता है। उसे भी तो उन लोगों की भी सोचनी चाहिए जो उसकी परवाह करते हैं। शानबाओ उसका इशारा समझ गई। वो मुस्कुराई उसे अपने लिए इतना परेशान देखकर। फुशेंग ने भी कहा चाय की काश्त की जिम्मेदारी सिर्फ उसकी नहीं होनी चाहिए, बाकी बहनों को भी साथ मिलकर काम करना चाहिए। उसने बोला उसके पास एक सुझाव है, लेकिन ये बताने से पहले उसने एक शर्त रखी। भले ही आगे जाकर उससे कोई गलती हो जाए या वो उसे ठेस पहुंचाए तो शानबाओ उसकी अच्छाई को याद रखे और उसे माफ कर दे। उसके राजी होने पे फुशेंग ने बोला कि उसे अपनी बहनों पे जिम्मेदारी देनी होगी, तब जाकर उन सबको पता चलेगा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी कठिन है और फिर मैडम रॉन्ग को भी समझ आ जाएगा कि कौन इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लायक है। यहाँ मैडम रॉन्ग के साथ सभी शानबाओ का इंतजार कर रहे होते हैं। दरअसल वो हर रोज टी प्लांटेशन चेक करके वापस चौंगशी हॉल आती है मैडम रॉन्ग को रिपोर्ट देने। थोड़ी देर में शानबाओ आती है और रिपोर्ट देती है लगातार बारिश ने चाय के कई पौधों को बहा दिया है। वो तो अच्छा था उसने बांध पहले से लगवाए थे तो वो अब भी माउंटेन फुट पे बचे हुए हैं, पर उसे डर है अगर ये बारिश ना रुकी तो सभी पौधे मर जाएंगे। उसकी तबीयत खराब देखकर यूने बोल उठी कि उसे कल बागात नहीं जाना चाहिए, लेकिन शानबाओ ने कहा तेज बारिश से नदी के बांध रिपेयर कराने के लिए मजदूरों को बुलाना होगा। ये सब कराने में उसे मौजूद रहना पड़ेगा। यूनियन कहती है उसके 1-2 दिन आराम करने से कुछ हो नहीं जाएगा, वैसे भी बारिश हर साल होती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तभी शानबाओ की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगती है। शेन उसके माथे को छूकर बताती है शानबाओ को तेज बुखार है, इसीलिए मैडम रॉन्ग उसे कुछ दिनों तक घर पे ही आराम करने को बोलती है और तब तक के लिए बागात की जिम्मेदारी यूनची और यूनियन पे दे देती है। रात में शानबाओ का बुखार तेज हो गया होता है। फुशेंग उसके बगल बैठा उसकी देखभाल करता रहा। पावर मिलते ही दोनों बहनों के सर पे घमंड चढ़ जाता है। यूनियन प्राउड एटीट्यूड लेकर प्लांटेशन पहुँचती है। वो टी एक्सपर्ट आई की बात को इग्नोर करती है और पानी से भरे खेत में तुरंत फर्टिलाइजर डालने का ऑर्डर देती है। और तो और आरोप लगाती है कि कोई एम्बैंकमेंट फंड्स चोरी कर रहा है।
लेजर की मांग करती है और वर्कर्स को धमकी देती है कि अगर उन्होंने शानबाओ के पुराने मेथड्स फॉलो किए तो उन्हें कोड़े मारे जाएंगे। जब प्लांटेशन में सब खराब चल रहा था तब युनशी अपने शेडी बिजनेस में लगी होती है। वो मास्टर हेई से मिलती है जो एक चाय मर्चेंट है, पर वो पास्ट में पायरेट थे, इसलिए शानबाओ उन्हें ट्रेड करने के योग्य नहीं समझती थी। फैमिली स्टैंडर्ड्स को साइड रख के युनशी उसके तोहफे स्वीकार कर लेती है और उनसे पैसे लेकर ऑटम की पहली टी लीफ देने का वादा करती है। बागात से सीधे वो एक चाय की दुकान आती है जहाँ ली नाम का शख्स काम करता है और उसकी एक बेटी भी है। वो युनशी को प्यार भरी नजरों से देखता है और वो उसकी तरफ नजर भी नहीं करती, बस उसकी चाय पीकर उसके लिए पैसे और उसकी बेटी को सोने की कंगन देकर चली जाती है। उस पे युनशु ने नजर रखी थी। उसने शानबाओ को जाकर बताया कि युनशी किसी मामूली विधुर को पसंद करती है जिसे रोंग परिवार कभी नहीं अपनाएंगे। तभी फुशिंग को आने वाले खतरे का एहसास होता है। कमरे में रखे चिन को ट्यूनिंग करते वक्त वो नोटिस करता है कि उसकी स्ट्रिंग ढीले हैं और लकड़ी में नमी है जो बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी का सिग्नल है। आसमान में दक्षिण की तरफ लाल बादल देखकर वो समझ जाता है कि एक तबाही वाला तूफान आने वाला है। वो शानबाओ को वार्न करने की कोशिश करता है लेकिन उसकी मुलाकात युनशु से हो जाती है जो शानबाओ की तबीयत चेक करने आई थी। युनशु उसकी बातों को खारिज कर देती है और कहती है कि वो बस शानबाओ की देखभाल पे ध्यान दे। शानबाओ को अभी आराम की जरूरत है, ये सबसे जितनी दूर रखा जाए उसके लिए बेहतर है। उसकी ये चालाकी वाली बात सुनकर फुशिंग को समझ आ जाता है कि युनशु अपनी बाकी बहनों से कई ज्यादा खतरनाक है और इसी इंतजार में है कि यूनिन और युनशी कोई बड़ी गलती करे। इसीलिए शानबाओ जो अपने टी प्लांटेशन बचाने की सोच में डूबी थी, इसलिए यूनिन को बुलावा भिजवा रही थी ताकि उससे जान सके बागात में चल क्या रहा है। तब फुशिंग उसे रोक देता है और बोलता है भले ही वो ऊपर से सख्त दिखती है पर अपनी पांचवी बहन युनशु जैसी कठोर और बेरहम नहीं है। यहाँ यूनिन मैडम रोंग को शिकायत करती है कि बागात में शानबाओ के जरिए रखी आई और बाकी के मजदूर सब अपनी मन मर्जी करते हैं और उसकी सुनते नहीं, हमेशा उससे जबान लड़ाया जाता है। तभी युनशु आकर रिपोर्ट देती है कि शानबाओ का बुखार फिर से वापस आ गया। हाकिम ने कहा है उसे ठीक होने में 1 महीने लग जाएंगे। शेन को अच्छा नहीं लगता। युनशु भी इन सब की तरह नहीं चाहती शानबाओ फिर से बागात में कदम रखे। यूनिन चौंगशी हॉल में मैडम रोंग को रिपोर्ट देने के बाद सीधे शानबाओ के चेम्बर आती है और उस पे गुस्सा करती है कि उसने सरकारी बांध पे परिवार का पैसा बर्बाद किया है। वो शानबाओ पे रुआब झाड़ने का आरोप लगाती है और बोलती है कि ये सिर्फ एक आम सी बारिश है, लेकिन वो तो ऐसा कर रही है जैसे मरने वाली है। तभी फुशिंग उसे ऊपर देखने को कहता है। तापमान अचानक से नीचे गिर जाता है और तेज ओले बारिश के साथ गिरने लगते हैं। यहाँ टी प्लांटेशन में सैलाब आ गया, बांध टूट गया, पहाड़ के रास्ते चट्टानों से ढक गए, लेकिन शानबाओ अपनी बीमारी में भी वहाँ जाने के लिए निकलती है। मैन उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, यहाँ तक कि फुशिंग भी उसे वहाँ जाने से मना करता है, पर वो किसी की एक नहीं सुनती और अपनी पालकी में बैठकर पहाड़ की ओर निकल जाती है। फुशिंग भी घोड़े पे सवार होकर उसके पीछे जाता है। यहाँ रास्ता साफ पाकर इतांग शानबाओ के कमरे में सुराख ढूंढने आता है, पर उसके हाथ कुछ नहीं मिलता। उधर शानबाओ माउंटेन के पास पहुँच गई होती है और बड़ी मुश्किल से चढ़ाई करती है। तभी फुशिंग आता है और उसे अपने कंधे में उठा लेता है। बड़ी सावधानी के साथ बढ़ने लगता है। वही उनके नौकर जुंडाई और शियू भी अपने मास्टर्स के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे होते हैं। इस बीच शानबाओ की आंख लग जाती है तो वो लोग रास्ते में ही थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं पास में आग जलाकर। जब शानबाओ नींद से उठती है तब वो फिर से अपना सफर शुरू करते हैं। वहीं यूनिन ऊपर तक पहुंच गई होती है और सब पे हुक्म चलाती है। वो लोग भी बिना आराम किए लगातार काम किए जा रहे थे, लेकिन यूनिन ने एक बच्चे पे ही चाबुक चला दिया जो सामान लेकर जा रहा था और उससे गलती से टकरा गया था। वो बेचारा बेहोश हो गया क्योंकि पिछले 3 दिनों से वो लोग बिना रुके काम किए जा रहे हैं। आई ने यूनिन को बेरहम कहा और बाकियों ने भी काम करना बंद कर दिया और सभी ने हड़ताल कर दी। जब यूनिन ने आई को चाबुक मारकर सबको हाथ चलाने के लिए कहने को बोला तो उसने भी अपना आपा खो दिया और कह दिया कि वो यही सब छोड़ रही है। बाकियों में भी गुस्से की लहर दौड़ उठी जब यूनिन माफी मांगने के बजाय अपने एक्शन को जस्टिफाई करती गई और उन्हें रोंग परिवार का नौकर कहा। तभी शानबाओ पहुंची और यूनिन के इस हरकत पे उसे डांटा और सभी से विनती की जो भी बचे कुचे पौधे हैं उसे बचाने में उसे उनकी मदद चाहिए, लेकिन सब अपने हड़ताल पे अड़े रहे, जिस पे फुशिंग आगे बढ़ा और सबको बताया शानबाओ ने उन्हें कभी भी मजदूर नहीं बल्कि एक परिवार समझा। इसीलिए तो उन्हें रोंग फैमिली से जितनी तनख्वाह मिलती है वो बाकियों से 10% ज्यादा होते हैं। हर महीने उन्हें एक्स्ट्रा चावल दिए जाते हैं
और वैसे भी उन लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसे तोड़ने से न सिर्फ उन्हें ऑफिशियल्स की तरफ से सजा मिल सकती है पर उनका किसी और टी प्लांटेशन में काम करना भी मुश्किल हो सकता है। क्या गुस्से में वो अपने परिवार को भूखे मार देंगे? यहाँ वो सबको मनाने की कोशिश कर ही रहा होता है कि वहाँ यूनियन उस शख्स को पकड़ने का ऑर्डर देती है जिसने सब शुरू किया था। इस पे शानबाओ चाबुक उसके हाथ से लेकर उस पे ही मारती है और सबको बोलती है जो आज रुकेगा उसे दुगनी तनख्वाह मिलेगी और जो बिना इजाजत के जाएगा और जिनकी वजह से ऑटम लीव्स हार्वेस्ट नहीं हुए और उसके परिवार की रेप्यूटेशन खराब हुई तो वो उसका दुश्मन बन जाएगा। ये सुनने के बाद सब दिमाग से काम लेते हैं और सोचते हैं शानबाओ के रहते उन पे कोई जुर्म नहीं करने वाला तो उन्हें भी अपना काम करते रहना चाहिए। शानबाओ भी यूनियन को बाकियों के साथ डंडे पकड़ा कर मजदूरी के काम पे लगा देती है। फुशिंग बच्चे को जांच करता है और उसके जख्मी की पट्टी करवाता है। सुबह तक काम करके यूनियन की हालत ही खराब हो जाती है। जैसे युनशी शेन और यान के साथ बागात आती है वो उसे कहती है अपने साथ घर ले चलने। यहाँ उसके साथ अत्याचार हो रहा है। शेन को तो हंसी आ रही थी कि वो जो यहाँ बाकियों को मैनेज करने आई थी खुद को ही मैनेज ना कर पाई। यूनियन ने कहा वो बस कीचड़ में गिर गई थी, ये सब शानबाओ की गलती है। यहाँ यान के हाथ से रथ बह रहे थे क्योंकि वो पहाड़ों के चट्टानों को खुद हटाने गया था लेकिन जब उसे पता लगा शानबाओ नए पौधे लगाने फुशिंग के साथ गई है उसका दिल टूट गया। यहाँ युनशी यूनियन का हाथ छुड़ाकर वहाँ से निकल जाती है। शेन उसे समझाती है शानबाओ उसकी सगी बहन है, उसने उसे जो काम करने दिया वो सजा नहीं बल्कि उसके किए गए गलती की प्रायश्चित है। वरना अगर मैडम रॉन्ग को पता चल जाता उसकी वजह से कैसे बांध ठीक करने के काम रुक गए थे तब उसकी खैर नहीं होती। शेन ने जाते हुए उसे कहा अब भी वक्त है उसे समझ जाना चाहिए कौन उसका अपना है और कौन अपना बनने का ढोंग कर रहा है। यहाँ मर्चेंट हे युनशी का रास्ता रोक लेते हैं क्योंकि उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अब तो सारे पौधे सैलाब में बह गए और ये बात युनशी उनसे छुपा रही थी। उन्हें ऑटम टी के लिए चाय की पत्तियां चाहिए इसलिए वो उसे किडनैप करने जा रहे थे कि तभी चेंग आया जिसे शानबाओ ने हुक्म दिया था युनशी को अपने साथ सही सलामत घर वापस ले जाने। उसने उसे कहा शानबाओ उसके साथ कोई व्यापार नहीं करने वाली, उसके दिए डिपॉजिट उसके जगह पे वापस पहुंचा दिए गए तो वो यहाँ से चलते बने वरना उस जैसे आदमी का अंजाम अच्छा नहीं होगा जिसने पिंग जियान में मर्डर किया था। अपना पोल खुलता देख हे अपने आदमियों के साथ निकल जाते हैं। युनशी जब घर पहुंचती है तब चौंगशी हॉल में मैडम रॉन्ग को देखती है शानबाओ की बड़ाई और उसकी और युनशी की बुराई करते हुए जिनकी वजह से टी प्लांटेशन बर्बाद होते होते रह गया। युनशी अंदर आई और दादी के सामने झुककर माफी मांगी और बोला कि यूनियन ही ने उसे कहा था सारी जिम्मेदारी वो उठाना चाहती है इसलिए वो बीच में नहीं आई और उसे अपनी मनमानी करने दी और बागात के काम के बजाय वो खुद हेई से बिजनेस करने चली गई जो उसे अपनी बातों में लपेट कर बेवकूफ बना गया। सो वो ऐसा दिखा रही है जैसे किसी भी चीज में उसकी कोई गलती ही नहीं थी। वो तो एकदम भोली भाली मासूम है जिसके बारे में गलत खबर देकर फंसाया जा रहा है। लगे हाथ शानबाओ की भी झूठी तारीफ कर देती है और अपने पक्ष में बुलवाने के लिए यूने की तरफ नजर करती है पर वो तो चुपचाप रहती है। युनशु ने भी जले में उसके नमक छिड़क दिया। तुम और यूनियन ने यहाँ 3 दिनों पहले कहा था बारिश हर साल होती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। यहाँ तक कि तुम लोगों ने बांध बनाने वाले मजदूरों को भी वापस कर दिया। ये दिखाता है तुम लोग सिर्फ मुनाफा देखती हो, लंबे समय का योजना तुम्हारे पास है ही नहीं। शेन ने भी बोला कि माउंटेन फूट के जितने पौधे थे वो तो बर्बाद हो गए, अब उसके माफी मांगने से क्या होगा। शानबाओ ने मैडम रॉन्ग को विश्वास दिलाया कि वो सब सही कर देगी। उसने कुछ लोगों को कहा है कॉन्टी से वो पत्तियां ट्रांसफर कर देने जो बारिश से खराब नहीं हुए। वो युनशु से कहती है जाकर पुराने कस्टमर्स से इस सिलसिले में बातें करने। तभी एक छोटी बच्ची को लाया जाता है। शानबाओ बताती है इसकी माँ उनके बागात में काम करती थी पर सैलाब में बह गई। अब इस बच्ची का कोई नहीं है इसीलिए वो इसे अडॉप्ट करना चाहती है। लेकिन अकेले में शानबाओ युनशी से सामने से बात करती है। वो बताती है कि उसे सच पता है कि ये बच्ची असल में उसी की है जो फूजो में उसके अतीत के एक पुराने रिश्ते से पैदा हुई थी जहाँ वो कुछ सालों पहले चाय के बारे में सीखने गई थी। युनशी ने साफ बोला उस वक्त वो छोटी थी, बस थोड़ी सी बहक गई थी। पर शानबाओ ने बोला भले ही इसका बाप मामूली ही क्यों ना हो, रॉन्ग परिवार की ब्लड लाइन को हर हाल में सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। एक माँ की तरह अगर सब बहनें इसे पालेंगी तो भला बाहर वाले की क्या औकात है कुछ बोलने की। युनशी भी भावुक होकर बच्ची को गले लगा लेती है। यहाँ फुशिंग शानबाओ के कमरे में कुछ चीजें अपनी जगह से हटा हुआ पाता है। तभी कुछ नौकर आते हैं उसका सारा सामान सिनफांग पेविलियन में शिफ्ट करने के लिए। शानबाओ ने आकर कहा कि वो अब ठीक हो गई है। वैसे भी इस साल के ऑटम लीव्स के आने में देरी हो जाएगी, कुछ कस्टमर से डील करना बहुत मुश्किल है। उसे नहीं लगता युनशी सब अकेले हैंडल कर पाएगी, इसीलिए वो खुद उन्हें विजिट करने पर्सनली जाएगी। पर फुशिंग को बड़ा बुरा लगता है
ऐसा महसूस होता है कि उसका इस्तेमाल करके फेंका जा रहा हो, लेकिन तभी सब उसे बताते हैं कि शानबाओ के इम्तिहान में वो पास हो गया, इसलिए वो उसके लिए पर्सनली चुना गया वर है। ये खबरें फूशिंग के मुंह से सुनकर लांग के तोते उड़ गए। उसने बोला वो एक बड़े ओहदे पे है, राजा का खास मिनिस्टर है, चाहे तो वो प्राइम मिनिस्टर की बेटी से विवाह कर ले। किसी राजकुमार की बेटी भी चलेगी, लेकिन रॉन्ग परिवार का जमाई बनकर लिंजी में ही रहना ये सही नहीं। उसने बोला वो एक ऑफिशियल है, कहीं भी रहकर अपना फर्ज निभा सकता है, और वैसे भी उसने सोच कर ही रखा था जिससे प्रेम करेगा उसी से शादी करेगा, उसे किसी पावरफुल अलायंस की जरूरत नहीं। पर लांग को इस बात की चिंता है कि वे फैमिली का केस अब भी सॉल्व नहीं हुआ। अगर दोनों की शादी हो गई तो उन्हें एक दूसरे का सामना कोर्ट में करना पड़ेगा। फुशिंग ने बोला चाहे कुछ भी हो जाए वो सच का साथ देगा और कोई भेदभाव नहीं करेगा। लांग को नहीं लगता शानबाओ जियांगलाई का सच जानने के बाद ऐसे ही जाने देगी, इसीलिए वो तो इस शादी के खिलाफ है। पर फुशिंग उसे समझाता है कि वो अभी रॉन्ग परिवार को छोड़ नहीं सकता, ना ही इस शादी को मना कर सकता है। बाकी वहाँ मैडम यांग भी नहीं मिली, पर वो इस बारे में पता कर रहा है और चिंग के कन्फेशन से एक बात पता चली, सुसोंग की मिस्ट्रेस के पास एक लेजर है जिसमें उसके रिश्वत लेने के सारे सबूत हैं। यहाँ जुनदाए शिव को एक फार्मेसी तक फॉलो करता है और फुशिंग को बताता है बारिश के बाद से शानबाओ बागात में बिजी रहती है, इसलिए उसकी सारी दवाइयाँ वहीं पहुँचा दी जाती है। तो फिर शिव दवाई दुकान में क्या कर रही थी, ये सारी बातें इतांग सुन रहा था। सो वो उनका पीछा करने लगा जो शिव को फॉलो कर रहे थे, पर किसी शख्स से टकराने के बाद फुशिंग उसकी नजरों से गायब हो गया। इतांग उसे यहाँ वहाँ ढूंढते ढूंढते एक ऐसी जगह आया जहाँ शिव थी और वहाँ पत्तियों को रोस्ट करके रखा जा रहा था। तभी उसे शानबाओ ने पकड़ लिया। शेन ने उसे मार मार कर पूछा वो यहाँ उनका पीछा क्यों कर रहा था। उसने बताया वो फुशिंग को फॉलो कर रहा था जो लोगों से बच बचा कर कहीं जा रहा था। उसे लगा शायद वो यहाँ किसी को छुपा रहा है। शेन ने बोला वो और शानबाओ यहाँ उन बूढ़े आदमी को देखने आए थे जो 30 सालों से चाय की पत्तियां रोस्ट करते हैं। उनके पैर पे चोट आई थी, उनकी दवाइयों के लिए शिव फार्मेसी गई थी। तभी गार्ड ने आकर बताया, उसने पूरी जगह सर्च कर ली पर कोई कहीं नहीं मिला। शेन ने तो इतांग को झूठा कहा, पर शानबाओ सच जानने के लिए मेंशन गई। तेजी से फुशिंग के कमरे की ओर बढ़ने लगी। तभी अंदर से कुछ आवाजें आई। वो शादी के जूते के डिजाइन का ऑर्डर दे रहा था। शानबाओ बिना उसे कुछ कहे बाहर से वापस चली गई और यहाँ फुशिंग शुक्र करने लगा कि अच्छा वो लापरवाह होकर वहाँ तक गया नहीं, वरना पकड़ा जाता।